लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, न हवाई जहाज बचाते हैं। आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है, मुल्क का तगड़ापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक एक आदमी, मर्द और औरत, जब तक अपने को एक उस हिंदुस्तान का सिपाही न समझे। ये आवाज है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि नेहरू एक विशाल हृदय शख्स थे। नेहरू के देहावसान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली ने कहा था, भारत सदा ही उस व्यक्ति का ऋणी रहेगा जिसने राष्ट्र के जहाज को उसकी आरंभिक यात्रा में बहुत कम भूल चूक के साथ मार्गदर्शन दिया। नेहरू के जीवन का सबसे प्रबल पक्ष था भारत के लोगों और आम आदमी से उनका कनेक्ट। डॉक्टर जनकराज जय ने 8 वर्षों तक नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम किया है। एक बार बहुत को डेलीगेशन द्वारा मिलने आए थे पंडित जी से, साउथ ब्लॉक में ही थे। पंडित जी लेट हो गए, लेकिन यह है कि ही यूज्ड टू टेक लिटिल नैप इन लंच टाइम। केम होम और देखा कि वो जो नथु इनका सर्वेंट था वो इंतजार करते करते, क्योंकि पंडित जी का ये फरमान था कि मेरे आने से आधा घंटा पहले आप ठंडी मशीन एयर कंडीशनर इसको आधा घंटा पहले खोलो। उसने आधा घंटा पहले खोल लिया। पंडित जी का पता भी इतने बजे आते हैं, लेकिन लेट हो गए। अब वो नथु वही सो गया दरवाजे पर ही इंतजार करता करता। पंडित जी जब आए तो उन्होंने देखा ये सो रहा, और सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान, क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल मत छेड़ो इसको, सोए रहने दो। उसी से जंप करके ही वेंट इन हिज रूम एंड ही हैड ए नैप, चेंज हिज क्लोथ्स। जब बाहर निकले तो फिर सो रहा था, तो उसने गार्ड जो बैठे थे कि देखो एक आदमी यहाँ खड़ा रहे, जब तक ये सोया हुआ है इसको सोया रहने दो, बिल्कुल नहीं जगाना। एंड ही जंप्ड एंड ही वेंट टू द ऑफिस। सो दिस वाज हिज पर्सनैलिटी। और सारे सिक्योरिटी वाले परेशान। जब वो उठा तो उन्होंने कहा, हैरान हो गया वो बेचारा, बड़ा हक्का बक्का, कहता घबराओ नहीं, हमारी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर लगी हुई थी कि भाई तुम जब तक जागो नहीं तुम्हें कोई छेड़ना नहीं है। 1946 के बाद से नेहरू अपनी जेब में हमेशा 200 रुपए रखते थे, लेकिन जल्द ही ये पैसे समाप्त हो जाते थे। नेहरू के असिस्टेंट रहे एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं, मैंने आदेश जारी करवाया कि कोई भी अधिकारी नेहरू को दिन में 10 रुपए से अधिक उधार न दे। फिर मैंने नेहरू के सचिव के पास प्रधानमंत्री सहायता कोष से कुछ पैसे रखवाने शुरू कर दिए। नेहरू अपने ऊपर बहुत कम धन खर्च करते थे, यहाँ तक कि उन्हें कंजूस भी कहा जा सकता था। लेकिन सैस प्रूनर की गांधी जी पर बनाई गई एक पेंटिंग को खरीदने के लिए उन्होंने 5,000 रुपये खर्च करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया था। जब 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हुआ तो उनके पास उनका पुश्तैनी घर आनंद भवन था और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ उतने पैसे थे कि वो उस मकान का गृह कर चुका पाएं। नेहरू फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर वो अपने घर से निकल रहे हों और कोई नल खुला दिखाई दे जाए तो वो कार रुकवाकर ड्राइवर को नल बंद करवाने के लिए भेजते थे। 1956 में नेहरू सऊदी अरब के शाह के निमंत्रण पर वहां की यात्रा पर गए। नेहरू के सहयोगी रहे मोहम्मद यूनुस अपनी किताब पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं, रियाद में हमें जिस महल में ठहराया गया उसके शयन कक्ष में ईरानी कालीनें बिछी हुई थीं। हर बाथरूम में शनेल नंबर 5 परफ्यूम की बड़ी बड़ी शीशियां रखी हुई थीं। कमरों और यहाँ तक कि गलियारे भी शैंडलियर्स की रोशनी में नहाए हुए थे। नेहरू अपने हाथों से सारी बत्तियां बुझाने लगे। एक दिन वो सोते समय कुछ पढ़ना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने एक टेबल लैंप की इच्छा प्रकट की। उनके अटेंडेंट ने समझा कि शायद कमरे में रोशनी की कमी है, इसलिए वो उनके लिए और ज्यादा रोशनी वाला लैंप ले आया। उसकी रोशनी को कम करने के लिए मुझे उसे एक तौलिए से ढकना पड़ा, लेकिन उसकी गर्मी ने उस तौलिए को करीब करीब जला डाला। जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने बहुत पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनका जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा हो गया था। मैं उनसे 10 वर्ष छोटी थी, मगर चूंकि हम लोग इस तरह से पले थे तो बहस तो बहुत होती थी और मुखालफत भी होती थी, एक दूसरे से हम झगड़ा भी करते थे, मगर अंत में कुछ ऐसा होता था कि वही जो कहते थे वो मैं कर ही लेती थी। बाद में मैं सोचती थी कि ये बात मैंने क्यों की, खासकर जब मैं राजदूत हो चुकी थी। कई ऐसी बातें हुई कि जिनमें मैं सहमत नहीं थी अपने गवर्नमेंट से। मसलन वो हंगरी के मसले के ऊपर मैं यहाँ थी लंदन में, मैं बुलाई गई वहाँ, मुझसे कुछ कहा गया यहाँ कहने के लिए जो कि मैं समझती थी ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्रों में कृष्णा मेनन ने और हमारे नेताओं ने कुछ और कहा,
तो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, मैंने गलत उसको समझा, तो उसके ऊपर मेरी कुछ भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मगर वो जैसे कि मैंने बताया ना, रख रखाव, बड़ा भाई कोई एक ऐसी चीज़ होता था कि चाहे भले ही मैं मानती थी कि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, बड़े भाई नहीं हैं, मगर वो दोनों रिश्ते मिल ही जाते थे और कहना मैं मान ही लेती थी उनका। कई नीतिगत मामलों पर सरदार से गहरे मतभेद के बावजूद नेहरू निजी रूप से उनका सम्मान करते थे। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने मुझे एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। सरदार पटेल का घर पंडित जी के घर के बहुत पास था, तो वो हमेशा पैदल जाते थे वहां पे, और उनको कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जब मुझसे कुछ बात करनी है मैं आऊंगा। मौलाना आजाद जरा दूर रहते थे, तो वहां मोटर में बैठ के हमेशा जाते थे, गपशप करते थे उनसे। और टेलीफोन पे ये कर्टसी थी कि फोन खुद मिलाते थे और बात करते थे उनसे। एक दिन उन्होंने एमओ मथाई, जो उनके सबसे बड़े प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि जरा मौलाना साहब से बात कराइए। तो जब मौलाना साहब ने फोन लिया और नेहरू आए फोन पे, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल, तुम्हारी उंगली में दर्द होने लग गया क्या? तो उसका मौलाना, आज के बाद ये हरकत नहीं करूंगा। वैसे तो नेहरू बहुत हंसमुख थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो सारी हदें पार कर जाते थे। उनके सुरक्षा अधिकारी रह चुके केएम रुस्तम जी अपनी किताब आई वॉज नेहरूज शैडो में लिखते हैं, 1953 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली अपनी पत्नी के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, तो उन्हें नेहरू के मशहूर गुस्से का नज़ारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। हुआ ये कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां लगाई गईं, वहां मौजूद करीब 50 कैमरामैन मक्खियों की तरह जहाज के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उतरे, पीछे खड़ी भीड़ भी आगे आ गई और धक्का मुक्की होने लगी। नेहरू का पारा चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कैमरामैन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। किसी एक शख्स ने नेहरू के लिए कार का दरवाज़ा खोला। नेहरू ने गुस्से में वो दरवाज़ा बंद कर दिया और फूल के एक बड़े से बुके से लोगों की पिटाई करने दौड़ पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें जीप पर सवार होने के लिए मनाया। नाराज नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जीप पर राष्ट्रपति भवन गए और उनकी लंबी कार जीप के पीछे पीछे बिना किसी सवारी के आई। 1951 में एक बार लोकसभा की बैठक देर रात तक चली। लोकसभा सचिवालय ने सभी सांसदों के लिए खाने का इंतजाम किया। जैसे ही खाना शुरू हुआ, सांसदों ने मुर्गे की हड्डियां खाकर लॉन में फेंकना शुरू कर दिया। नेहरू से ये दृश्य देखा नहीं गया। तब के सीटिंग का तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो सब बूफे था। तो पहले तो वो नेहरू खड़े देखते रहे कि सब लोग जल्दबाजी में हैं, तो उनको करने दीजिएगा। तो जब तक उन्होंने अपने पेट भरी, उस वक्त तक अर्ज करूं कि बारिश करती है उसकी हड्डियों की, नीचे बड़ा बढ़िया लॉन था, उसके ऊपर कर दी। और पंडित जी ने वो अपनी प्लेट किसी को पकड़ाई और वो उठाने लगे। अब उसमें नेचुरली बहुत ही शॉकिंग शॉकवेव हो गई, और उसके दौरान में सब लोग इंक्लूडिंग दी जिन्होंने ये सब बेवकूफ़ी की थी, वो भी शामिल हो गए। और वो जल्दी से खैर साफ हो गया। फिर सबको हाथ धोने के लिए बाथरूम थोड़ा कुछ जाना पड़ा, और जवाहरलाल ने उसके बाद कुछ खाया भी नहीं और वो चले गए। नेहरू का किसी शख्स से स्नेह दिखाने का तरीका हुआ करता था कि वो उसे अपनी इस्तेमाल की हुई कोई चीज दे दिया करते थे। उन्होंने कितने ही लोगों को अपने इस्तेमाल की हुई टोपी, कमीजें, चप्पलें और जूते भेंट किए। लाल बहादुर शास्त्री को एक बार उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हुआ गर्म ओवरकोट दिया था। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मुलाकात के समय शास्त्री ने वही ओवरकोट पहना हुआ था। डॉक्टर जनक राज जय एक और किस्सा सुनाते हैं। राष्ट्रपति भवन से ही हजाब आता था, और जब बाल बना रहे थे तो पंडित जी ने उसको कहा, देखो भाई, हम विलायत जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से लाएं। पहले तो बोला नहीं, कहता हम तुमसे कह रहे हैं कुछ लाएं तुम्हारे लिए, विलायत जा रहे हैं भाई हम। बड़ा आस्ता से शर्माते हुए कहता, हुजूर बात यह है कि आते आते कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ, घड़ी होती तो थोड़ा अच्छा होता। कहता ठीक है। एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। पंडित जी व्हेन ही वेंट टू लंदन, ही परचेज्ड वॉच। सेशन के साथ गए थे उस वक्त साथ, सेशन प्राइवेट सेक्रेटरी, तो घड़ी ले आए। नेक्स्ट टाइम ही केम टू प्राइम मिनिस्टर हाउस फॉर दिस हेयर कट। अरे तुम हमसे पूछोगे नहीं कि हम तुम्हारे लिए घड़ी लाए हैं कि नहीं? ही डिड इट। जाओ सेशन तो जाके ना घड़ी ले लो, तुम्हारे लिए हम घड़ी लेके आए हैं। एंड ही फेल्ट सो हैप्पी। नेहरू को एडवीना माउंटबेटन से इश्क था। कुछ लोग इसे प्लेटोनिक लव कहते थे। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने मुझे बताया था कि नेहरू एयर इंडिया की फ्लाइट से रोज एडवीना को पत्र भेजा करते थे
और एडवीना उसका जवाब भी दिया करती थी। जब मैं हाई कमिश्नर बना तो मैंने कोशिश की कि भाई लॉर्ड माउंटेन की बीवी जो है एडवीना और पंडित जी का जो आपस में बहुत इक्वेशन थी तो उसका खोज करूं। तो मैंने लड़की की तरफ से जो ग्रैंडसन था, क्योंकि लॉर्ड माउंटेन का लड़का तो था ही नहीं, तो मैंने उससे कल्टीवेट किया और उससे कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ जो चिट्ठियाँ हैं। कि मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि इनकी इक्वेशन क्या थी क्या। तो उसने कहा कि भाई उनका स्पिरिचुअल लव था। फिर मैंने दिल्ली में आके बहुत कोशिश की कि उनकी जो चिट्ठियाँ थीं, पंडित जी हर रोज़ चिट्ठी लिखते थे मिसेस माउंटबेटन को और उसका जवाब आता था। एयर इंडिया के थ्रू आती थी, तो इसलिए मैं जब हाई कमिश्नर था तो एयर इंडिया से चेक किया तो कहते हैं हाँ। एक दफ़ा जब वो कहते हैं हमारे से कुछ देर हो गई तो पंडित जी बहुत नाराज़ हो गए थे। मैंने कोशिश की कि ये चिट्ठियों का किसी तरह मुझे पता चले और मैं किताब छापूँ। तो उसके लिए उन्होंने फिर आके मैंने पूछा तो कहने लगे जी उसके कस्टोडियन तो मिसेस गांधी हैं, मिसेस इंदिरा गांधी। तो मैंने कोशिश की तो उसका उन्होंने मिसेस गांधी ने कहा नहीं, वो नहीं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू से भी नेहरू के अंतरंग संबंध थे। 2 मार्च 1938 को पद्मजा को लखनऊ से लिखे एक पत्र में नेहरू ने लिखा था, तुमको देखकर अच्छा लगा और कमसिन होती जाओ ताकि जो लोग बूढ़े हो रहे हों उनकी भरपाई कर सको। एमओ मथाई अपनी किताब में लिखते हैं, पद्मजा जब भी नेहरू के इलाहाबाद वाले घर आनंद भवन या दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में आती थीं तो नेहरू के बगल वाले कमरे में ठहरने के लिए जोर देती थीं। वो हमेशा लो कट ब्लाउज पहनती थीं। एक बार जब उन्होंने नेहरू के शयन कक्ष में लेडी माउंटबेटन की 2 तस्वीरें देखी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने भी उस कमरे के फायर प्लेस के ऊपर उस जगह पर अपनी पेंटिंग लगवा दी जहां हर समय लेटे हुए नेहरू की नज़र उस पर पड़ती रहे। जैसे ही पद्मजा गईं, नेहरू ने वो पेंटिंग उतरवाकर स्टोर में रखवा दी। एक बार नेहरू एडवीना को लेकर उनकी मां सरोजिनी नायडू के लखनऊ निवास पहुंच गए थे। उस समय नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं और लखनऊ के राजभवन में रह रही थीं। पद्मजा को इससे इतनी जलन हुई कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एडवीना से मिलने से साफ इनकार कर दिया। एक बार नेहरू 3 मूर्ति भवन से दफ्तर जाने के लिए निकले ही थे कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उस समय प्रधानमंत्री के साथ कारों और सुरक्षा कर्मियों का काफिला नहीं चलता था। पंडित जी बाहर निकल आए, चलने लगे। सिक्योरिटी वाले, देयर वाज 1 कार अवेलेबल। इतने में सरदार जी थे, एक टैक्सी वाले, टैक्सी स्टैंड भी वहाँ है। भागे हुआ पाँव लेट गया, हजूर आज आप मेरी टैक्सी में चलिए। पंडित हाँ हाँ हम तुम्हारी टैक्सी में चलेंगे। पंडित ने बगैर देखे हुए सिक्योरिटी को ही जंप्ड इनटू हिज कार और ये वो लेके साउथ ब्लॉक पहुँच गया। जब साउथ ब्लॉक पहुँच गए तो उतर के जेब टटोलने लगे। जेब में तो दौड़ी भी नहीं थी पंडित जी की। ही वुड नेवर कीप एनी मनी इन हिज पॉकेट। 27 मई 1964 को जब नेहरू का निधन हुआ तो उनकी मेज पर रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये 4 पंक्तियां लिखी हुई मिली थीं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।